हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका कांट चल रहा था। कांट की मैंने आपको 3 वीडियोस भेज दी हैं ऑलरेडी। अभी आपकी 4th वीडियो है। तो देखते हैं कि कांट ने क्या मत और क्या विचार दिए हुए हैं सौंदर्य शास्त्र को लेके, आपका एस्थेटिक को लेके इन्होंने और क्या चीज़ें बताई हुई हैं। इच्छा अनुकूल व्यवहार से आनंद की उपलब्धि नहीं होती। ज्ञान और इच्छा में तर्क के द्वारा सामंजस्य होने पर ही आनंद की अनुभूति होती है। देखिए, किसी से आप अगर अपनी इच्छा के अनुकूल व्यवहार करेंगे तो उससे क्या होगा, आनंद की उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार कर रहे हो सामने वाले से। लेकिन हमें व्यवहार किस प्रकार करना होता है, जिस प्रकार हमें सामने वाले के बारे में जान के पता चलता है उसी प्रकार उससे व्यवहार करना चाहिए, तभी हमें आनंद की उपलब्धि होती है। तो ज्ञान और इच्छा में तर्क के द्वारा सामंजस्य होने पर आनंद की अनुभूति होती है। जो ज्ञान होता है और जो इच्छा होती है, दोनों में लॉजिक होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, तभी जो है आनंद की अनुभूति होती है। कांट के मतानुसार जो सुंदर है 2 प्रकार का है, स्वतंत्र और पराधीन। तो कांट ने 2 प्रकार के सुंदर चीज़ों को बताया है कि जो सुंदर होती है उनमें 2 प्रकार के गुण होते हैं। कौन से होते हैं? एक स्वतंत्र, फ्रीडम, और दूसरा पराधीन, डिपेंडेंस। देखते हैं कि कौन कौन से हैं। इन्होंने इसके बारे में, स्वतंत्र और पराधीन के बारे में क्या बताया हुआ है। स्वतंत्र सौंदर्य स्वार्थ अथवा उपयोग विभिन्न वस्तुओं जैसे हरी घास के मैदान, पशु पक्षी, काव्य संगीत आदि में नहीं रहता है। तो जो आपका 2 इन्होंने बताए हैं, 2 प्रकार बताए हुए हैं सौंदर्य के, सुंदरता के। तो उसमें जो स्वतंत्र सौंदर्य है वो बता रहे हैं कि स्वार्थ अथवा उपयोग विभिन्न वस्तुओं जैसे हरी घास और मैदान, काव्य इसमें नहीं रहता है, पशु पक्षी इसमें नहीं रहता है, जो स्वतंत्र सौंदर्य है वो। और पराधीन सौंदर्य में वस्तु की उपयोगिता आदि का लक्ष्य रहता है। तो उसमें उपयोगिता नहीं रहती है, इसमें उपयोगिता रहती है। तो जो चीज़ें आपको स्वतंत्र सौंदर्य में क्या होता है, जो चीज़ें उपयोग में नहीं भी हैं तो वो भी चीज़ें आपको सुंदर लग रही हैं, है ना, उसमें कोई उपयोगिता नहीं होती कि ये चीज़ें उपयोगी हों तभी सुंदर लगे। हरी घास है, आप किसी उपयोग में नहीं होगी फिर भी वो आपको सुंदर लगेगी, तो उसमें जो है स्वार्थ नहीं होता है, वो आपको निस्वार्थ ही अच्छी लगती है स्वतंत्र सौंदर्य में। खाली मैदान है, पशु आपको अच्छे लगते हैं, पक्षी अच्छे लगते हैं, संगीत अच्छे लगते हैं, तो संगीत आदि में स्वार्थ नहीं होता है। तो ऐसा जो है स्वतंत्र सौंदर्य कहलाता है। और पराधीन सौंदर्य में वस्तु की उपयोगिता आदि का लक्ष्य रहता है, इसमें उपयोगिता रहती है। अतः उपयोग विहीन सुंदर ही शुद्ध सौंदर्य है तथा उसके निर्माण में बुद्धि भी शुद्ध रहती है। तो ये बता रहे हैं कि जो चीज़ें उपयोग विहीन हैं वही शुद्ध सौंदर्य है, और इनके अनुसार निर्माण और बुद्धि भी शुद्ध रहती है। किसके अनुसार? जो हम उपयोगी चीज़ें यूज़फुल चीज़ें होती हैं उनमें। कांट ने इस प्रकार के सौंदर्य के लक्ष्यहीन लक्ष्य कहा है तथा ऐसे निर्णय को सत्य और शिव ही माना है। तो कांट ने किस प्रकार के सौंदर्य को बताया है? लक्ष्यहीन लक्ष्य को। तो इन्होंने कहा हुआ है कि ऐसा जो लक्ष्यहीन लक्ष्य है तो इसको इन्होंने ऐसे निर्णय को सत्य माना है और शिव माना है, कल्याणकारी माना है। अब आगे देखते हैं कांट ने और क्या कहा हुआ है। कांट ने कला के केवल आनंद गुण को ही माना है, उसे उपदेशात्मक मानने हेतु भी तैयार नहीं है। तो कांट ने ये माना है कि जो चीज़ें जिनमें आनंद का गुण हो बस वही चीज़ें सुंदर हैं, ये नहीं कि किसी चीज़ का कोई उपदेश हो तभी वो सुंदर है। तो उपदेशात्मक चीज़ों को इन्होंने बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है सुंदर, और जो चीज़ें जिनमें आनंद का गुण होता है वही चीज़ें सुंदर हैं। आगे देखते हैं। उनका मत है कि जो सुंदर है वह उदात्त है, जो उदात्त है वह नैतिकता को स्वयं जन्म देती है। किंतु यदि कलाकार का लक्ष्य नैतिकता पर रहेगा तो उसकी कल्पना अवरुद्ध हो जाएगी और कला अपने लक्ष्य सिद्धि से गिरती जाएगी। तो उनका मत था किसका? कांट का, कि जो चीज़ें सुंदर हैं वही उदात्त हैं। उदात्त मतलब आप लोग को बताया था, सबलाइम, ग्रेट जो चीज़ें होती हैं, है ना। तो सुंदर का अर्थ, सुंदर जो है वही उदात्त है, और जो उदात्त है वह नैतिकता को स्वयं ही जन्म दे देती है, उसमें से नैतिकता स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है। जो चीज़ें उदात्त होती हैं, जो चीज़ें ग्रेटफुल होती हैं, जो चीज़ें सबलाइम होती हैं। किंतु यदि कलाकार किसी लक्ष्य नैतिकता पे रहेगा, मतलब कोई नैतिक में बंध के वो काम करेगा, स्वतंत्र होकर काम नहीं करेगा, तो उसकी जो इमेजिनेशन होगी वो अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी, और कल्पना अपने लक्ष्य सिद्धि से
गिरती जाएगी। मतलब वो अगर इमेजिन भी करेगा तो उन सब चीज़ों के नैतिकता में बंध के कल्पना करेगा, तो इसीलिए जो है जो इसकी कल्पना होगी वो अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी और इसका जो कला संबंधी लक्ष्य है उसमें भी गिरावट आती जाएगी। उदांत का विचार करते हुए कांट कहते हैं कि सौंदर्य रूप युक्त है, अतः वह हमारी दृष्टि की सीमा से संपूर्ण आ जाता है। तो इन्होंने क्या कहा है उदांत के विचार में कांट ने कि सौंदर्य रूप युक्त होता है, अतः हमारी दृष्टि सीमा से संपूर्णता आ जाती है। कि जो चीज़ें रूप युक्त होती हैं, जो चीज़ें सुंदर दिखती हैं, तो हम जब उनको देखते हैं, हमारी दृष्टि जब उन पे जाती है तो वो और संपूर्ण हो जाती हैं। प्राकृतिक सौंदर्य हमारी निर्णय शक्ति के प्रयोजन के अनुकूल होता है, किंतु उदांत की भावना हमारी निर्णय शक्ति को अवरुद्ध कर देती है और हमारी कल्पना उसकी समझ को ग्रहण करने में अपूर्ण रहती है। तो जो प्राकृतिक सौंदर्य है हमारी निर्णय शक्ति के प्रयोजन के अनुकूल होती है वो, लेकिन किंतु उदांत की भावना जो है हमारी निर्णय शक्ति को अवरुद्ध कर देती है। तो देखिए जो चीज़ें ग्रेटफुल हैं, अगर आप सोचेंगे कि कोई चीज़ है उसको बिल्कुल सबलाइम बनानी है, उसको बिल्कुल ग्रेटफुली बनानी है, तो उससे क्या होगा, हमारी कल्पना शक्ति जो होगी वो अवरुद्ध हो जाएगी। हम बस यही सोचते रहेंगे कि हमें ये चीज़ अच्छी बनानी है, अच्छी बनानी है ना। तो वो चीज़ें हमारी कल्पना शक्ति सही से नहीं समझ पाएगी, ग्रहण नहीं कर पाएगी और वो अपूर्ण रह जाएगी। जो चीज़ें प्रकृति की सुंदरता है वो, तो जो चीज़ें प्राकृतिक सुंदर हैं वो हमारे अनुकूल होती हैं, लेकिन जब हम उदांत के भावनाओं को सोच लेते हैं तो क्या होता है, हमारी कल्पना वो अवरुद्ध हो जाती है, उसमें रुकावट आ जाती है। आगे देखते हैं और क्या कहा हुआ है कांट ने। कांट के अनुसार उदांत तत्व केवल प्राकृतिक में ही नहीं हमारे अंदर भी होता है। तो जो उदांत जो ग्रेटफुल चीज़ें होती हैं, जो उनको देखने का नज़रिया होता है हमारे पास, तो वो केवल प्राकृतिक में नहीं होती कि सामने जो चीज़ प्रकृति में दिख रही है वही चीज़ें सुंदर हैं, पेड़ पौधे घास पक्षी वो चीज़ें सुंदर हैं हमारे, बल्कि अंदर ही वो होता है, हमारे अंदर उनको देखने का गुण होता है कि उन सुंदरता को दृष्टा किस प्रकार देख रहा है, किस प्रकार उसमें उदांत तत्व ढूंढ रहा है। तो यही कह रहे हैं कि कांट के अनुसार जो है उदांत तत्व केवल प्राकृतिक में नहीं होता, हमारे अंदर भी होता है। जिस प्रकार इच्छा के अधीन रहकर शुद्ध सौंदर्य का निर्णय नहीं हो सकता, उसी प्रकार भयग्रस्त होकर उदांत निर्णय नहीं किया जा सकता। सही बात है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार अगर आपकी किसी चीज़ में कोई इच्छा आ गई, उसके अधीन आप काम कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, शुद्ध सौंदर्य का निर्णय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी इच्छा आ रही है बार बार कि नहीं हमें ये चीज़ें करनी है, हमें ये चीज़ें करनी है, तो वो चीज़ें में उन चीज़ों में आपकी शुद्ध सौंदर्यता नहीं आएगी, है ना। तो अगर वही चीज़ें आप भयग्रस्त होकर उदांत निर्णय किया जा सकता है। तो जैसे आपकी किसी में इच्छा के अधीन रहकर काम करोगे तो इसमें क्या होगा, भयग्रस्त हो जाओगे, आप उदांत का निर्णय नहीं ले पाओगे कि क्या ग्रेटफुल हैं, क्या चीज़ें सही हैं। बस आपको अपनी इच्छा के अधीन रहकर काम करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। सौंदर्य के प्रति प्रियता का भाव होता है, उदांत के प्रति गंभीरता का भाव होता है। तो देखिए जो चीज़ें सौंदर्य होती हैं उनमें प्रियता का भाव तो होता ही है, सुंदर लगती हैं वो चीज़ें तो हमें वो प्रिय लगती हैं, तो प्रियता का भाव होता है। उदांत के प्रति क्या होता है, गंभीरता होती है। अगर हमें कोई चीज़ सबलाइन बनानी है, ग्रेटफुली बनानी है, बहुत ही अच्छी बनानी है, तो आप उसको पहले से ही गंभीरता के साथ लेने शुरू कर दोगे कि भाई इसको हमें अच्छा बनाना है, अच्छा बनाना है। तो उदांत के प्रति क्या होता है, गंभीरता होती है। कांट के अनुसार कलाकृतियों की रचना नियमों से नहीं होती बल्कि प्रतिभा से होती है। प्रतिभा प्राकृतिक है और वह विवेक के रूप में मन में कार्य करती है। तो कांट देखिए क्या कह रहे हैं कि जो जब हम कृतियों की रचना करते हैं तो वो किसी नियमों के आधार पर नहीं हो सकती, किसी भी रूल्स को जो बनाए गए हैं उनको फॉलो करके हम नहीं कलाकृति कर सकते। पहले भी इन्होंने ये देखिए स्वतंत्र बताया था, स्वतंत्र और पराधीन, और यहाँ भी वही कह रहे हैं कि किसी चीज़ में हम बंध के किसी रचना और नियम में रह के कलाकृतियों की रचना नहीं कर सकते, बल्कि उसमें एक प्रतिभा होती है ना, हमारी भी एक अंतःशक्ति होती है। प्रतिभा प्राकृतिक है ना, और वो कैसी होती है, विवेक के रूप में मन में कार्य करती है। तो एक हमारे मन में वो चीज़ें पहले से विद्यमान रहती हैं, वो कार्य करती रहती हैं कि हमें क्या बनाना है, क्या कलाकृति बनानी है। तो किसी भी हम नियम में बंधकर काम नहीं कर सकते हैं।
कलाकृतियाँ नहीं बना सकते हैं। नियम भी प्रतिभा का अनुसरण करते हैं, किंतु कलाकार की प्रतिभा तथा वैज्ञानिक की प्रतिभा में अंतर होता है। बिल्कुल होता है। तो जो नियम बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? प्रतिभा का अनुसरण करके बनाए जाते हैं। और जो किंतु कलाकार की जो प्रतिभा है वो वैज्ञानिक की प्रतिभा से बहुत भिन्न होती है। वैज्ञानिक के सोचने का तरीका जो है, उसकी जो प्रतिभा होगी वो बहुत अलग प्रकार की होगी, और एक जो कलाकार की प्रतिभा होगी वो बहुत दूसरी प्रकार की होगी। तो यही कह रहे हैं कि दोनों में भिन्नता है, और जो नियम बनाए जाते हैं वो भी एक तरह से प्रतिभा का अनुसरण करके बनाए जाते हैं। वैज्ञानिक के आविष्कारों को परिश्रम द्वारा पूर्ण रूप से विश्लेषित किया जा सकता है, जबकि कलाकार की रचना प्रक्रिया बहुत गहरी होती है। स्वयं कलाकार भी अपनी रचना प्रत्यय की व्याख्या नहीं कर सकता। तो वैज्ञानिक जो आविष्कार करता है वो कहीं ना कहीं आप उसको एनालाइज कर सकते हो, कहीं ना कहीं उसको विश्लेषित कर सकते हो किस परिश्रम द्वारा, थोड़ा मेहनत करने पे। लेकिन जो कलाकार एक चित्र बनाता है, रचना प्रक्रिया बनाता है, वो बहुत डीप होती है, गहरी होती है। वो कलाकार को स्वयं ही नहीं पता होता है कि वो उन चीज़ों की व्याख्या किस प्रकार कर रहा है। तो ये कांट के विचार थे, मत थे। आपका कांट जो है वो ख़त्म हो गया है। आपके जो नेक्स्ट दार्शनिक हैं वो आपके अब स्टार्ट हो जाएंगे। हीगल उनको बोला जाता है। तो अब हम हीगल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको कांट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो मुझसे जूम मीटिंग पर डिस्कस करें। थैंक यू।